इस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो करंट से रिलेटेड है। करंट में मैं आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं फ्रांस की एक घटना को ले रहा हूं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आधारित है। दोस्तों, दुनिया में जो मानव अधिकार के बारे में बात चली, मनुष्य के अधिकारों के बारे में जो चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में या उन शक्तियों को जो मनुष्य को प्रदान की गई, उसमें सबसे पहले अगर कहीं से कोई शक्ति राष्ट्र द्वारा, राष्ट्र राज्यों द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया तो वो था फ्रांस। यानी दुनिया को जो लोकतंत्रात्मक विचार देने वाला जो राष्ट्र निकलकर विश्व में सामने आया वो फ्रांस था। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल या मनुष्य के अधिकारों को देने वाला राष्ट्र के रूप में फ्रांस अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन एक घटना ने फ्रांस की जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है तथा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बहुत ही नकारात्मक रूप से झकझोरती है, जिसमें एक टीचर की इस बात पर उसके विद्यार्थी ने नृशंस हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने एक मैगजीन में छपे लेख को दिखाया था। जो लेख था वह उसकी तथाकथित धार्मिक भावनाओं को आहत करती थी। वह बच्चा मात्र 17 से 18 साल का था क्योंकि 11th या 12th का विद्यार्थी था। इससे एक बहस निकली कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी एक निश्चित धर्म के, पंथ के या धर्म के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी भी सिलेक्टेड हो सकती है कि एक पंथ के खिलाफ उस अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलेगी और दूसरे पंथ के खिलाफ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलेगी। एक तो प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न आता है फ्रांस को लेकर के, वो ये है कि इस घटना के बाद, ये एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की घटना थी लेकिन इसमें सोच बड़ी गहरी थी और फ्रांस ने और वहाँ की जनता ने एक आंदोलन किया और फ्रांस की सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह उन आतताई विचारधाराओं के खिलाफ संघर्ष करे, उनको कानून के दायरे में लेकर के आए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को नष्ट करते हैं। इसलिए फ्रांस में कई कट्टरपंथी लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से फ्रांस की समाज में एक वैमनस्यता और कट्टरता व्याप्त हो रही थी। इस हद तक तो बातें ठीक थी, लेकिन इसके बाद जो होता है, इसके बाद दुनिया में और फ्रांस में दो प्रमुख घटनाएं घटती हैं। फ्रांस में हिंसक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन दिखाई देता है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, बसों और सरकारी प्रॉपर्टी को नष्ट किया जाता है। ऐसा लगता था जैसे सीए एनआरसी में जो दिल्ली में विरोध चल रहा था, उसी प्रकृति का कोई एक विरोध हमें फ्रांस में दिखाई दे रहा है। जबकि फ्रांस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी का वाहक रहा है। वहाँ से मानव के अधिकारों की शक्ति बढ़ती है और राज्य के अधिकारों की शक्ति कमज़ोर होती है। उसके बाद दूसरी घटना हम देखते हैं, बाइकॉट फ्रांस प्रोडक्ट। यानी दुनिया के उन मुस्लिम राष्ट्रों में इस बात को लेकर के, किस बात को लेकर के कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में एक विवादित कार्टून को लेकर के जो विवाद चला था, जिसमें उस बालक ने अपने गुरु की हत्या कर दी थी, इसमें उस सरकार ने जो कट्टरपंथियों को रोकने का प्रयास किया था, उस कट्टरपंथी के रोकने के प्रयास में कट्टरपंथियों के समर्थन में विश्व के इस्लामिक राष्ट्र आ जाते हैं, जिसका नेतृत्व टर्की करता है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, फिर बांग्लादेश शामिल हो जाती है और ये मुस्लिम राष्ट्रों में एक मुहिम चल जाती है बैकआउट फ्रांस की, जहां एक बात लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, जहां एक बात कट्टरपंथी सोच की समस्या थी, अब वो मुस्लिम वर्सेस ईसाई में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। इन सब के पीछे अगर गहन अध्ययन करें तो ये भी समझ में आता है कि ये तो केवल बाह्य आवरण है। इस आवरण में अगर हम छोटा सा छेद करते हैं और उसके अंदर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक दूसरी परिकल्पना, एक दूसरी घटना भी शामिल होती है, जिसके पीछे कहीं न कहीं चीन शामिल होता हुआ हमें दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है? क्योंकि चीन इस समय कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में उसका जो सम्मान है वो गिरा है
उसकी जो आर्थिक हैसियत है वो भी गिरी है, तथा वो अब युद्ध की स्थिति में नहीं है जो ताइवान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया जैसे देशों के साथ अलग अलग या सामूहिक रूप से वो युद्ध लड़ सके। इसलिए उसने एक छद्म युद्ध का सहारा लिया, पहले पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने के रूप में, जो कि वो दशकों से लेता रहा है, तथा एक फ्रांस की घटना को, एक अंतर्राष्ट्रीय घटना, एक धर्म का आवरण दे देना देकर चीन अपनी तरफ से दुनिया का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। और इसमें पाकिस्तान के आईएसआई, वहाँ के कट्टरपंथी, चीन की सरकार या वहाँ के एक थिंक टैंक, उसके साथ साथ तुर्की और ईरान और बांग्लादेश से देश भी शामिल हैं, जहां एक देश की लॉ एंड ऑर्डर समस्या को भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में दिखाने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। इससे समझ में आता है कि भारत में जो हाथरस की घटना हो या सीए एनआरसी में जो दिल्ली में विद्रोह हो या विरोध हो, वो कहीं न कहीं पर इन्हीं राष्ट्रों द्वारा प्रायोजित रहता है। करोड़ों रुपए भारत में भी आते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश में हिंसक आंदोलन चलाए जाते हैं। कभी कभी वो हिंसक आंदोलन पहले धार्मिक होते थे, अब इस बार उसे जातीय हिंसक आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो भारत में भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में दी हुई है, भारत में भी प्राप्त है या फ्रांस में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पूर्ण रूप से प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक कतई मतलब नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सिलेक्टेड हो, कि केवल आप इस विषय पर ही बात कर सकते हैं, इसके विषय से नहीं। भारत में फिदा हुसैन जैसे लोग हमारी माँ दुर्गा की नग्न मूर्ति बनाते हैं, नग्न तस्वीर बनाते हैं, तो उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसकी दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी से अलग हो जाता है। ये ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो फिर सभी को प्राप्त है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है तो फिर इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को भारत के संविधान 19 फर्स्ट ए से निकाल लेना चाहिए और किसी को भी कोई भी बात बोलने के अधिकार को खत्म कर देना चाहिए। और अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो फिर सभी के ऊपर, सभी संप्रदाय के ऊपर, सभी पंथों के ऊपर, सभी विचारधाराओं के ऊपर वो लागू होती है, चाहे वो फ्रांस में हो और चाहे वो भारत में हो। हम अब ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ विश्व ग्लोब के रूप में है, विश्व एक ग्लोब के रूप में है, और हम चाहे वो फ्रांस की घटना हो, चाहे वो भारत में स्वयं होने की घटना हो, इनसे हम अछूते नहीं रहते। संपूर्ण विश्व को क्या संदेश जा रहा है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को मैं मानता हूँ कि एक संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी सीमित आज़ादी नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक कंप्लीट फ्रीडम के रूप में हमें लेना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद।